नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपनी पाठशाला चैनल पर एक नए प्रकरण के साथ में। और आज का अपना प्रकरण यानी शीर्षक या विषय वस्तु रहेगी मुगल काल व उसके प्रमुख शासक। और मुगल काल के प्रमुख शासकों में हम आज बात करेंगे बाबर व हुमायूं के विषय में। यानी आज का अपना जो विषय है बाबर और हुमायूं, और फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे बाकी जो और शासक बचे हुए हैं उनके। तो चलो बात करते हैं आज के पहला प्रश्न। भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? यानी भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा बाबर। अगला प्रश्न, मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो आपका सही उत्तर होगा फारसी भाषा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ स्थापना की, यानी बाबर ने जैसे ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की तो किस पद की या ऐसा कौन सा पदवी थी, उपाधि थी जिसकी स्थापना की? तो आपका सही उत्तर होगा पदपादशाही। अब बात करते हैं बाबर की विस्तृत तौर पर। तो मित्रों याद रखिए कि बाबर का जन्म जो समय है भारत में वो 1526 से 1530 तक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बाबर का समय है या बाबर का भारत में कार्यकाल रहा तो 1526 से 1530 ईस्वी तक। अब बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न, बाबर का जन्म कब हुआ था? यानी बाबर का जन्म कब हुआ था? तो आपका सही उत्तर होगा 14 अप्रैल 1483 ईस्वी को। यानी बाबर का जन्म 14 अप्रैल 1483 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न, बाबर के पिता कौन थे? यानी बाबर के पिता कौन थे? तो आपका सही उत्तर होगा उमर शेख मिर्जा। और माता, और प्रश्न पूछा जाए कि बाबर की माता कौन थी? तो आपका सही उत्तर होगा कुतलू निगार खानम। कुतलू निगार खानम। मित्रों बात करें बाबर के वंश की तो बाबर अफगान के चुगताई तुर्क था। यानी बाबर चुगताई तुर्क था और ये पिता की ओर से तैमूर वंशज और माता की ओर से चंगेज खां वंशज से संबंधित है। यानी ये तैमूर वंश और चंगेज वंश से संबंधित है। यानी माता की ओर से चंगेज वंश और पिता की ओर से तैमूर वंश। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? यानी बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा? तो आपका सही उत्तर होगा उमर शेख मिर्जा की मृत्यु यानी 1494 ईस्वी में। उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 1494 ईस्वी में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। और मित्रों याद रखिए कि उस समय बाबर की उम्र 11 वर्ष की थी। यानी बाबर 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। मित्रों बात करें अब बाबर के प्रमुख युद्धों की। तो पहला प्रश्न है, बाबर का भारत में पहला आक्रमण कब हुआ? यानी बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया? तो आपका सही उत्तर होगा 1519 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिए कि 1519 ईस्वी में बाबर का भारत में जो पहला आक्रमण हुआ वह किस पर किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा बाजोर व मित्रों याद रखिए यहाँ पर वग लिख गया है, वह की जगह बाजोर व भेरा पर विजय प्राप्त की। यानी 1519 में बाबर ने भारत में बाजोर व भेरा पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। यानी अगला प्रश्न अपना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। और मित्रों याद रखिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच लड़ा गया। यानी 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ तो वह बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और मित्रों याद रखिए कि इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? बाबर ने तुलुगुमा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया? तो आपका सही उत्तर होगा पानीपत के युद्ध में। यानी पानीपत के युद्ध में। अगला प्रश्न, बयाना का युद्ध लड़ा गया। यानी बयाना का जो युद्ध हुआ वह कब लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा 16 फरवरी 1527 को। यानी बयाना भरतपुर, यानी बयाना भरतपुर में। तो बयाना का जो युद्ध है वह 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया। और किस किस के बीच में लड़ा गया? बाबर व राणा सांगा के बीच में। और मित्रों याद रखिए
कि इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा 17 मार्च 1527 को, यानी खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। और मित्रों याद रखिए कि यह युद्ध भी राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था, परंतु इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, यानी यह जो युद्ध था इसमें बाबर की विजय हुई। और खानवा के युद्ध में विजय होने का सर्व प्रमुख यानी बाबर के विजय प्राप्त करने का पहला जो कारण है वह है बाबर का तोप खाना। बात करें आज के अगले प्रश्न की, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? यानी चंदेरी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा 1528 में। और मित्रों याद रखिए कि चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय व बाबर के बीच लड़ा गया। और मित्रों याद रखिए कि जो चंदेरी का युद्ध लड़ा गया मेदिनी राय व बाबर के बीच, इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया? यानी घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा 1529 ईस्वी में। और ये जो घाघरा का युद्ध लड़ा गया ये किस किस के बीच में लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा अफगानों व बाबर के बीच में। और मित्रों याद रखें कि घाघरा के युद्ध में अफगानों की पराजय हुई और बाबर की विजय हुई, यानी बाबर ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर, यहाँ बाबर लिखा है, बाबर ने उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की, तो आपका सही उत्तर होगा गाजी की। अगला प्रश्न है, बाबर ने तोप खाने व तुलुगमा का प्रयोग सीखा। यानी बाबर ने जो तोप खाना और तुलुगमा पद्धति ये अपनाई भारत में, ये किससे सीखी थी? तो आपका सही उत्तर होगा तोप खाने का प्रयोग इन्होंने ईरानियों से और तुलुगमा का प्रयोग सीखा मंगोलों से। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बाबर की मृत्यु कब व कहाँ हुई? यानी बाबर की मृत्यु कब व कहाँ हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 1530 ईस्वी में आगरा में। यानी बाबर की मृत्यु 1530 में और आगरा में हुई। अगला प्रश्न है, बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो आपका सही उत्तर होगा बाबर को उसकी इच्छा के अनुसार अफगानिस्तान के काबुल बाग में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? यानी बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? तो आपका सही उत्तर होगा तुर्की भाषा में। आज का अगला प्रश्न है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? मित्रों यानी बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी बाबरनामा वह तुर्की भाषा में लिखी थी, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? तो आपका सही उत्तर होगा अब्दुल रहीम खान खाना ने। अगला प्रश्न है, बाबर को उसकी उदारता के लिए उपाधि दी गई। यानी बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो आपका सही उत्तर होगा कलंदर की। अगला प्रश्न है, बाबर किस वंश का अनुयायी था? तो आपका सही उत्तर होगा नक्शबंदी सूफी ख्वाजा ओबेदुल्ला का। यानी बाबर नक्शबंदी सूफी ख्वाजा ओबेदुल्ला का अनुयायी था। आज का अपना अगला प्रश्न है, बाबर के वंश की राजधानी कहाँ थी? यानी बाबर का जो वंश था चुगताई वंश, चुगताई जो तुर्क था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो आपका सही उत्तर होगा समरकंद में। अगला प्रश्न है, बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? या बाबर के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? तो आपका सही उत्तर होगा हुमायूं। अगला प्रश्न, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? यानी बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो आपका सही उत्तर होगा 1507 ईस्वी में। मित्रों बात करें मुगल वंश के अगले शासक की, तो मुगल वंश के जो अगले शासक है वह है हुमायूं। और हुमायूं का कार्यकाल कितना रहा? तो आपका सही उत्तर होगा 1530 से 1556 ईस्वी। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की, नसरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? यानी नसरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? तो आपका सही उत्तर होगा 1530 ईस्वी में। और कहाँ पर, स्थान कौन सा था? तो आपका सही उत्तर होगा आगरा में।
बात करें आज के अगले प्रश्न की, सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं सूबेदार था, यानी सिंहासन पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो आपका सही उत्तर होगा बदख्शां, यानी हुमायूं सिंहासन पर बैठने से पहले बदख्शां का सूबेदार था। अगला प्रश्न, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना की, यानी दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की? तो आपका सही उत्तर होगा 1533 ईस्वी में हुमायूं ने। अगला प्रश्न, चित्तौड़ पर बहादुर शाह के, यानी गुजरात के जो उस बहादुर शाह थे, तो उन्होंने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो उस समय हुमायूं के पास राखी किसने भेजी थी? तो आपका सही उत्तर होगा रानी करमावती ने, यानी राणा सांगा की जो रानी थी करमावती ने, उन्होंने बहादुर शाह, गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुमायूं के पास रक्षा हेतु राखी भेजी थी। और मित्रों याद रखिए कि ये राखी 1533-34 यानी 1534 में जब बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तब रानी करमावती ने हुमायूं के पास भेजी थी। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा 1539 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिए कि चौसा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा शेर खां और हुमायूं के बीच। मित्रों ये शेर खां शेरशाह सूरी ही है, और शेरशाह सूरी का जो मूल नाम था वो क्या था? तो आपका सही उत्तर होगा फरीद। मित्रों याद रखिए कि शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद, और इसे शेर खां भी बोलते हैं और इनको शेर शाह भी कहा जाता है। तो चौसा का युद्ध शेर खां व हुमायूं के बीच लड़ा गया और चौसा के युद्ध में शेर खां की विजय हुई। तो बात करें आज के अगले प्रश्न की, तो अपना आज का अगला प्रश्न है बिलग्राम, यानी कन्नौज का युद्ध लड़ा गया। मित्रों कन्नौज का युद्ध कब व किसके बीच में लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर होगा मई 1540 को, यानी मई 1540 को कन्नौज का युद्ध शेर खां व हुमायूं के बीच लड़ा गया। शेर खां वही शेरशाह सूरी है, तो शेरशाह सूरी के बीच और हुमायूं के बीच ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में भी शेर शाह सूरी की ही विजय हुई। अगला प्रश्न, किस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? यानी किस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया? तो आपका सही उत्तर होगा बिलग्राम का युद्ध, यानी कन्नौज का जो युद्ध हुआ उसके बाद शेरशाह सूरी वो हुमायूं सिंध प्रांत चला गया था। अगला प्रश्न, हुमायूं का निकाह हुआ, यानी हुमायूं का निकाह किसके साथ व कब हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा हुमायूं का निकाह 1541 ईस्वी में हमीदा बानो के साथ हुआ, यानी जैसे ही ये सिंध प्रांत की ओर जाता है तो वहां पर इसका निकाह होता है। अगला प्रश्न, हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? यानी हुमायूं कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो आपका सही उत्तर होगा 1555 ईस्वी में, यानी 1555 ईस्वी में यह पुनः दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है, यानी ये लगभग 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। अगला प्रश्न, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? अपना अगला प्रश्न है हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो आपका सही उत्तर होगा 1556 ईस्वी को, यानी 26 जनवरी 1556 ईस्वी को। और मित्रों याद रखिए कि हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। और आज का अपना अंतिम प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की? यानी हुमायूं के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण रचना है हुमायूं नामा, उसकी रचना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने, यानी गुलबदन बेगम ने। और मित्रों अगर इस अपने मुगल काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चली इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं।